हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 30 नवंबर 2020 और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से। सबसे पहले एडिटोरियल पेज पे देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ग्लिमर एंड टनल, कि एक अच्छी रोशनी या हम कह सकते हैं कि एक अच्छी किरण एक पूरी टनल को क्रॉस करके, बट अभी तक भी बहुत लंबी जर्नी है, क्रॉस करनी पड़ेगी। इसमें बताया जा रहा है कि अभी जो सेकंड क्वार्टर से रिलेटेड जो फाइनेंशियल ईयर अभी करंटली चल रहा है 2020-21 का, उसके सेकंड क्वार्टर के डेटा है वो रिलीज़ हुए हैं 27 नवंबर को, मतलब अभी कल परसों ही। तो वो थोड़े से एनकरेजिंग है, ठीक है, क्योंकि प्रोडिक्शन जो लगाई जा रही थी वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन की लगाई जा रही थी कि इंडियन इकोनॉमी और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी, बट एज़ कंपेयर टू ऑल दोज प्रोडिक्शंस कॉन्ट्रैक्शन जो है वो थोड़ा कम रहा है। देखेंगे इस आर्टिकल्स को कि क्या कंसर्न्स है, कहाँ तक कितना जाएंगे। ये वाला आर्टिकल है ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, ये आर्टिकल भी इसी से रिलेटेड है। दोनों आर्टिकल को एसोसिएट करके एक साथ पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये वाला आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट वैक्सीनेटर चैलेंज। इसमें से कुछ क्रक्स है जो अभी निकाल लेंगे बीच में। पहले ये दोनों आर्टिकल्स डिस्कस करने के बाद में इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ जो होगी वो निकाल लेंगे, और इसमें किस तरीके से वैक्सीनेशन को ये केस स्टडी की तरह काम आ सकता है आपके एथिक्स में, क्योंकि वैक्सीन से रिलेटेड या पेंडेमिक से रिलेटेड कोई भी इशू आए, आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि क्या करोगे क्या नहीं करोगे, तो वो सीक्वेंस अपने को आनी चाहिए। वो सीक्वेंस हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। वैसे ऑलरेडी हम बहुत डिस्कस भी कर चुके हैं, रिविजन हो जाएगा। ये वाला आर्टिकल बहुत शानदार है, जस्टिस ऑन ट्रायल। जो बेल मिलती है ना, जिन लोगों के पॉकेट्स बहुत मतलब डीप पॉकेट वाले जो लोग हैं, जिनके पास में पैसा है, प्रिविलेज्ड जो लोग हैं, उन लोगों को तो देखो बेल जल्दी से मिल जाती है। और जो जिनके पास में अपनी लोकल श्योरिटी के लिए भी, अपने खुद को डिफेंड करने के लिए भी उनके पास में जब वकील नहीं होते हैं, तो वो बेचारे सालों साल जेल में पड़े रहते हैं, केवल और केवल इस बेस पे कि हाँ वो अक्यूज्ड हैं, कन्विक्शन भी नहीं हुआ उनका, केवल वो ट्रायल बेसिस पे, कभी जुडिशियल ट्रायल पे, कभी जेसी पे कस्टडी में पड़े रहते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हो कि जो लोग प्रिविलेज्ड हैं उनको तो जल्दी से बेल मिल जाती है, और जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो देखेंगे हमारे जुडिशियल सिस्टम में या हमारा जो पूरा क्रिमिनल सिस्टम है उसमें रिफॉर्म लाने से रिलेटेड ये आर्टिकल है, ठीक है। तो चारों आर्टिकल देखेंगे इस पेज पे। फिर आइडिया पेज की बात करें तो देखो अमेरिकन पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, विवेकानंद जी का जो स्टैचू इंस्टॉल किया गया है जेएनयू में, तो जेएनयू के बारे में बिल्कुल काम के नहीं है तीनों आर्टिकल्स। तो केवल 4 आर्टिकल्स जो एडिटोरियल पेज से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ग्लिमर एंड टनल। अभी आप देखोगे कि फर्स्ट क्वार्टर में जो डेटा आया था उसमें हमारी इकोनॉमी को डिक्लाइन करते हुए दिखाया गया था 23.9% से, जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर का था। करंट फाइनेंशियल ईयर इज 2020-21। इंडियन इकोनॉमी को अगर देखें तो अभी सेकंड क्वार्टर का जो आया है डेटा, उसमें बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा ईज आउट हुआ है, थोड़ा सा ईजी हुआ है, और टोटल कॉन्ट्रैक्शन कितना देखा गया है 7.5%। तो ये जो परफॉर्मेंस है आप देख सकते हो, जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं या फिर आरबीआई की जितनी भी प्रोडिक्शंस थी उससे थोड़ी बेटर है। ये डेटा हमारे इतना काम का नहीं है, केवल ट्रेंड समझना है हमें, ठीक है। ये बिल्कुल भी काम का डेटा नहीं होगा, क्योंकि आप क्वार्टर्स की बात कर रहे हो। अरे भाई, पूरे फाइनेंशियल ईयर का डेटा काम नहीं आता, 5 साल 10 साल का डेटा होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है हमेशा। ध्यान रखना, प्रीलिम्स आओ चाहे मेंस में भी कभी आंसर राइटिंग लिखो तो हमें ये चीज़ लिखनी है, क्वार्टर वाला डेटा कभी कोट मत करना, ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वार्टर में तो आज अभी है, 3-4 महीने बाद में कुछ और डेटा होगा, कोई मतलब वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आप देख रहे हो स्टेडी इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है एक्टिविटीज़ बहुत सारी चीज़ों में। जब से लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस को ईज आउट किया गया है तब से आप देख सकते हो लगातार थोड़ा सा एक्टिविटीज़ रिलीज़ होती हुई दिखाई दे रही हैं, या फिर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो भी रैंपिंग अप, मतलब इंक्रीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। और एक संतुष्टि वाला जो माहौल बना हुआ है, जिसको हम सेसिएट बोल सकते हैं, ये जो वर्ड है सेसिएट, इसको सेसिएट बोलते हैं, दैट मीन्स सेटिस्फैक्शन, फेस्टिव सीजन की वजह से, क्योंकि डिमांड थोड़ी बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरीके से आप देख रहे हो कुछ हफ्तों के अंदर अंदर ही सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट भी देखे गए, क्योंकि डिमांड बढ़ती है, मेन डिमांड ही तो प्रॉब्लम थी ना। रिसेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके यहाँ पर डिमांड जो है वो सप्लाई को मैच नहीं करती है, क्योंकि लोगों के हाथों में पैसा नहीं होता है। तो जब डिमांड बढ़ने लगी तो उसको सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट भी आने के एक वर्चुअस साइकिल चलना शुरू हो जाती है।
इससे क्या होती है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो भी अब धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। बट राइटर ये बोल रहे हैं कि सेकंड हाफ में जितना एक्सपेक्ट किया गया था उससे अच्छे से इकोनॉमी, उससे भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से हमारी इकोनॉमी ने रीबाउंड किया है स्ट्रॉन्गर वे में। बट पॉइंट ये आ जाता है कि ड्यूरेबिलिटी कितनी लंबा कितना चलेगा, ये ही अपने आप में एक कंसर्न है। क्योंकि रीबाउंडिंग हो गई दैट्स ओके, बट सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में भी क्या ये चलता रहेगा, ये देखने वाली बात है। अब थोड़ी सी माइक्रो लेवल की चीज़ें हैं, बस आप सुन लो। यहाँ पर देख रहे हैं एक तो कि हेल्दी परफॉर्मेंस देखी गई है फार्म सेक्टर से, जिसकी वजह से आप देख रहे हो इकोनॉमी को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने दिया है। अगर हम एग्रीकल्चर को एक्सक्लूड करें तो वैल्यू एडेड जो होता है, ग्रोस वैल्यू एडेड GVA, रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी में देखें तो सेकंड क्वार्टर में 8.3% तक वो कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आप देखोगे तो वो सेकंड क्वार्टर में ग्रो कर गया 0.6% से, जबकि आप देखोगे फर्स्ट क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्शन मैन्युफैक्चरिंग में कितना था, 39.3% का। इसी तरीके से आप देखोगे इंडस्ट्रियल जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है IIP, जो कि वॉल्यूम को इंडिकेट करता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के आउटकम कितना हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके हिसाब से, तो आप देखोगे वो बता रहा है कि लगातार अभी तो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन लगातार बना रहेगा। जबकि आप देखोगे लगातार मतलब ये IIP जो है वो डिक्लाइनिंग की तरफ जा रहा है। बट वो भी आप देखोगे कि दूसरी तरफ जो कॉरपोरेट्स हैं उन्होंने अब इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, वो अब थोड़ा सा लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में देखा था कि प्राइवेट सेक्टर अभी इतना ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं होगा, उसके लिए गवर्नमेंट को पहले एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर को ही फॉलो करेगा प्राइवेट एक्सपेंडिचर। प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना होगा, इनोवेशन लानी होगी उन लोगों को, तो वो भी अब धीरे धीरे दिखाई देने लग गया है। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन सेक्टर की अगर बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी एक अपटिक दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे राइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्टिविटीज़ ईज होती गई, तो आप देखोगे सेकंड क्वार्टर में जो कंस्ट्रक्शन से कॉन्ट्रैक्शन की जो एक्टिविटीज़ है वो आप देखोगे 8.6% तक इंक्रीज़ हुई हैं, जो कि आप देखते हो 50.3% तक फर्स्ट क्वार्टर में डिक्लाइन कर गई थी। देखो फर्स्ट क्वार्टर वाला तो पूरा सीन बिल्कुल लॉकडाउन में गया था, रईसे में मानसून भी था, तो मानसून सीजन में तो वैसे ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती है। इसी तरीके से सर्विस साइड की बात करें तो इम्प्रूवमेंट देखा गया है ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सेक्टर में। बट आप देखोगे इसी के अलावा फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विस सेक्टर वाले जो फैक्टर जो एक कह सकते हैं ना सेगमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखा गया, वो वर्ड्स परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्राइवेट कंजम्पशन देखें तो वो अब धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हाउस होल्ड स्पेंडिंग थोड़ी सी बढ़ी है, क्योंकि जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ी है, लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन हटी है, तो उसकी वजह से लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड भी अपलिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसी के साथ में आप देख सकते हो गवर्नमेंट है वो भी अब थोड़ा सा रिलैक्स होती हुई दिखाई दे रही है। कहने का मतलब अब सरकार काउंटर साइक्लिकल बिहेवियर को छोड़ करके प्रो साइक्लिकल हो चुकी है। कहने का मतलब कि जब इकोनॉमी हमारी डिक्लाइन कर रही थी तब ये था कि सरकार को आगे आकर के पैसा खर्च करना चाहिए, तो सरकार ने काउंटर साइक्लिक बिहेवियर अपनाया कि भाई इकोनॉमी डाउन जा रही है तो इसको अपलिफ्ट करना है, ठीक है, तो पैसा इन्फ्यूज़ किया इकोनॉमी में, वो सारे काम किए। अब क्या है, धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नॉर्मलाइज होने लग गई है, तो अब जो कुछ भी चल रहा है सरकार ने बिल्कुल फ्री छोड़ने का एक कहते हैं ना कि माइंडसेट बना लिया है, और अब वो प्रो साइक्लिक होगी कि चलो ठीक है जो चल रहा है उसको चलने दो, अब ठीक है, ज़्यादा कोई असर्टिव रोल प्ले करेंगे नहीं। इसी तरीके से आप देखोगे सेकंड क्वार्टर में गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो लगातार कम होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, वो बात ठीक है कि बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं, रिलीफ पैकेजेस अवेल कराए हैं गवर्नमेंट में। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो भी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही हैं, जैसा कि हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था एक्सप्लेन्ड पेज में कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर FPI FDI लगातार आया जा रहा है, ठीक है। तो जहाँ तक बात की जाए तो लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन जैसे ही हटी है तो उसके बाद में स्टॉक मार्केट भी देखो वो भी कहीं ना कहीं इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन को दिखा रहा है। पहले स्टॉक की कमी थी, ठीक है, लोगों के पास में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ता चला जा रहा है, स्टॉक्स भी अब लगातार इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। तो अपटिक जो है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में अक्टूबर के टाइम पे वो क्या है, थोड़े से आने वाले टाइम मतलब नवंबर में हल्के से डिक्लाइन करते हुए दिखाई दे रहे थे। मतलब अक्टूबर में यूँ मान लो प्रीवियस बात करें कुछ 3-4 महीने की, जिस क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं, तो अक्टूबर में था हाईएस्ट पीक पे, ठीक है, जबकि नवंबर आते आते थोड़ा सा सिग्नल यूँ मॉडरेशन का आया,
तो इस बात को लेकर के थोड़ा सा राइटर कंसर्न शो कर रहे हैं कि सस्टेनेबल कितना है ये अपस्विंग, ये जो राइज हुआ है इकोनॉमी में, ये कितना कितना लंबा रहेगा। क्योंकि कोविड-19 के केसेस अगर वापस आते हैं, क्योंकि आपको पता है दिल्ली या फिर दूसरे जो स्टेट्स हैं वहाँ पर कोविड-19 के केसेस फिर से आने शुरू हो गए हैं, तो इस वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फिर से रुक के कहीं गड़बड़ ना कर दे, बस ये थोड़ा सा कंसर्न है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। ये आर्टिकल लिखा है सौम्यकांति घोष के द्वारा। देखो जीडीपी डेटा रिलीज हुआ सेकंड क्वार्टर का, हमें पता है 27 नवंबर को, और आप देख रहे हो कि इसी से कहीं ना कहीं एक नोबेल लॉरेट हैं जिनका नाम है पॉल सैमुएल्सन, उनका एक बिहेवियर यहाँ पर सामने आता हुआ दिखाई देता है कि उनसे जब पूछा कि भाई इन्फ्लेशन चेंज हो रहा है या फिर मार्केट में जो वेरिएशंस आ रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने ये कहा कि जैसे ही इवेंट चेंज होगा मेरा माइंड भी चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से इंडिया का भी जीडीपी का जो डेटा आया है उसमें नंबर जो रिलीज़ किए गए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये प्रेडिक्शन लगाई जा रही है कि इंडिया कहीं ना कहीं अब ज़्यादा डिक्लाइन नहीं करेगा। ठीक है, टारगेट जो है कि अगर इकोनॉमी डिक्लाइन भी करती है इस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में, तो वो सिंगल डिजिट तक ही कन्फाइन रहे। तो वो जो चीज़ है ना, वो अपने आप में कहीं ना कहीं एनकरेजिंग दिखाई देती है, क्योंकि इंडिया के खुद के जो एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो मार्केट लीडर्स हैं या आरबीआई है, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेकंड क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्शन 7.5% तक आ जाएगा। तो ये अपने आप में एक अच्छी खबर है, अच्छी चीज़ है कि जिस तरीके से इंडिया अपने आप में अच्छी परफॉर्मेंस लेके आ रहा है। अगर हम देखें इस कैलेंडर ईयर की बात करें 2020 की, तो 49 कंट्रीज़ ने अपना डेटा रिलीज़ किया है, और उनमें से 44 कंट्रीज़ तो ऐसे हैं जिन्होंने ये प्रेडिक्शन किया है कि उनकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी 0 से 10% तक। तो अब आप देखोगे फर्स्ट क्वार्टर में तो कहाँ 23.9% कॉन्ट्रैक्शन था जो कि डबल डिजिट में था, और कहाँ अब 7.5% कॉन्ट्रैक्शन तक ही आ गई है इकोनॉमी। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये अपने आप में एनकरेजिंग हो जाती है। तो ये डेटा शो क्या करता है, थोड़ा सा माइक्रो लेवल डेटा बताया जा रहा है कि आप देखोगे नॉमिनल जीडीपी को हम देखें तो वो उसमें लॉस देखा गया है केवल और केवल सेकंड क्वार्टर में 1.98 लाख करोड़ रुपीस का। इसी तरीके से आप देखोगे टोटल फाइनेंशियल ईयर में और जबकि फर्स्ट क्वार्टर में कितना कॉन्ट्रैक्शन देखा गया था 11.1 लाख करोड़ का। तो आप डिफरेंस देखो यहाँ पर कि कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखा गया है, लॉस को कितना कम कर दिया गया है। इसी तरीके से अगर क्यूमुलेटिव लॉसेस को देखें तो 2019-20 जीडीपी की अगर बात करें तो टोटल थे 13.1 लाख करोड़। तो कहने का मतलब पिछली बार जितने लॉस थे उससे तो कम हो गया। प्रॉब्लम क्या है, बस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थोड़ी सी रिज्यूम और हो जाए तो फिर बाद में ये लॉस सारे खत्म हो जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ की बात करें तो उन्होंने फर्स्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में सेकंड क्वार्टर में अपने लॉस को 91% तक कम कर लिया है। सर्विस सेक्टर ने भी अपने लॉसेस को कम किया है लगभग 43%। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर जो कि लैग कर रहे थे फर्स्ट क्वार्टर में, क्योंकि केवल एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेगमेंट था जिसमें कुछ ग्रोथ रजिस्टर की जा रही थी, जबकि सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने अपने रिवाइवल को एक तरीके से फिर से इंश्योर करने की कोशिश की है। तो रियल एस्टेट हो, प्रोफेशनल सर्विसेज हो, ये हमने देख लिया, फाइनेंशियल ये थोड़ा सा पुअर परफॉर्म कर रही है, बट फिर भी रिकवरी अगर देखें तो वो थोड़ी सी दिखाई दे रही है। होटल, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, दैट मीन्स सर्विस सेक्टर भी रिवाइवल की तरफ है। तो गुड न्यूज़ क्या है कि एग्रीकल्चर ने ऑलरेडी जीडीपी में 0.4% का जो एडिशन है वो दोनों क्वार्टर्स में किया है। तो अगर ट्रेंड को हम देखें, इस लॉस मिनिमाइजेशन का अगर लगातार रहता है, इस लॉस की जो कमी है जो पहले कितनी हुआ करती थी 91% तक लॉस मैन्युफैक्चरिंग ने कम किया है, तो 43% सर्विस सेक्टर ने कम किया है। तो ये अगर लगातार रहता है तो इंडिया का 2020-21 का नॉमिनल जीडीपी है ना, वो आप देख सकते हो 2018-19 का जितना एक्सपेक्टेड था ना उससे भी कम रह जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 2018-19 के लेवल पे इंडिया की जीडीपी परफॉर्म करती हुई दिखाई दे सकती है 2020-21 में। बट देखने वाली बात यह है कि कोविड-19 का स्टॉर्म अब क्या करता है। देखने वाली बात यह है कि जो बिजनेसेस हैं वो क्या टाइम पे लगातार काम करते रहेंगे, वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और वो भी सेक्टर स्पेसिफिक जो भी रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है वो अब उठाए जा रहे हैं या नहीं। अगर हम देखें इस डेटा में
थोड़ी सी वरी भी आती है, थोड़ी सी चिंता, वो ये कि डिस्क्रिपेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आप देखना कि इंडिया में जो डेटा कलेक्शन होता है उसमें डिस्क्रिपेंसीज बहुत आ रही हैं। तो सेकंड क्वार्टर के जो नंबर्स हैं वो जीडीपी का लगभग 1.7% तक डिस्क्रिपेंसी शो कर रहा है। तो ये तो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे राइटर बताना चाह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में हमारी इकोनॉमी के बारे में अगर हम देखें तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस देखे गए हैं, जिसमें डेटा रिवीजन के बारे में भी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जब हम 2016, 17, 18, 2018, 19 के जीडीपी डेटाज को हमने रिवाइज किया तो डिस्क्रिपेंसीज को भी कहीं ना कहीं डाउनवर्ड आना पड़ा। कहने का मतलब एक बार में जब डेटा रिलीज होता है फिर उसके बाद में जब रिवाइज्ड डेटा, मतलब जैसे जैसे बजट या इकोनॉमिक सर्वे आते रहते हैं आगे वाले सालों के, तो जब रिवीजन होता है डेटा में तब पता पड़ता है कि डिस्क्रिपेंसी साल दर साल कम होती चली जाती हैं। तो इसका मतलब सिंगल टाइम डिस्क्रिपेंसीज बहुत सारी, एक कहते हैं ना डेटा मिसमैचिंग बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि सीएसओ में आप देखते हो हमारी इकोनॉमी अभी बहुत, सीएसओ में जो डेटा कलेक्शन करने का जो मेथड है उसमें बहुत सारे चेंजेस प्रीवियस ईयर्स में किए गए हैं। तो सेम चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी डिफिकल्टीज प्रेजेंट करती है 2020-21 के डेटा को कलेक्ट करने में भी, जो कि सीएसओ कलेक्ट करके डिक्लेयर करता है। फिर बात आ जाती है कि ये क्या पॉसिबल रीज़न है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीवीए में ये जो सर्ज देखा गया है, ये जो आप कह सकते हो उछाल जो देखा गया है मैन्युफैक्चरिंग का ग्रॉस वैल्यू एडेड में। तो इसमें बताया जा रहा है कि इसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये है कि एक तो कॉरपोरेट्स का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रहा है, ठीक है, सेकंड क्वार्टर के टाइम पे। और आरबीआई ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है कि वाकई में जो ये जो क्या बोलते हैं इनका नाम, मैन्युफैक्चरर्स, ये अच्छे से परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। दूसरा इसमें क्या है, इनको फ़ायदा क्या हुआ है इकोनॉमी, इन कॉरपोरेट्स को, कि इन्होंने एम्प्लॉयज़ की सैलरी बहुत काट दी, इन्होंने कॉस्ट कटिंग पे ध्यान दिया है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लेबर मार्केट में भी बहुत ज़्यादा डिस्रप्शन देखा जा रहा है और इनइक्वालिटीज़ भी बढ़ती चली जा रही है। कहने का मतलब मैन्युफैक्चरिंग तो अच्छे से परफॉर्म कर रही है, बट उसका जो इम्पैक्ट है वो आप देख सकते हो, मटीरियल इम्पैक्ट देखा जा सकता है लेबर के कंजम्पशन पे, क्योंकि उनके जो वेजेस हैं वो रिड्यूस हो गए। रही सही में हम अगर देखें कोविड-19 ने, आप देखोगे बहुत सारे रैपिड चेंजेस लाने के लिए भी इंडस्ट्रीज़ को प्रेशराइज किया, चाहे वो इनोवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या फिर कोई भी नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं कि पेंडेमिक ने टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन को बहुत ही ज़्यादा एक्सेलरेट किया है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो बैंकिंग सिस्टम में, कि जहाँ जहाँ पर भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, जैसे कि रिमोट रूरल एरियाज़ है, वहाँ पर आप देखो ई सर्विसेज अवेल होने लग गई हैं। एमएसएमईज़ को जो लोन मिलना चाहिए था, क्रेडिट गारंटी स्कीम जो इम्प्लीमेंट करनी थी, वो बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। इस स्कीम का कंट्री वाइड अलग अलग रीजन्स के लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से आपको पता है कॉमन सर्विस सेंटर्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो भी अब धीरे धीरे काम कर रहा है। और स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, कि हाँ किसी पर्टिकुलर एक टाइम पर डिलीवरी करनी है किसी चीज़ की, या किसी को लोन की रिक्वायरमेंट है, या फिर उसको फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस करना है, वो फैसिलिटीज़ अब ईजीली एक्सेसिबल भी है और अवेलेबल भी है। तो कहने का मतलब कोविड-19 ने ये काम ठीक किया है, बट प्रॉब्लम क्या आ गई, इनइक्वालिटीज बढ़ गई। डिसरप्शन जो आया है लेबर मार्केट में, वो कहीं ना कहीं फ्यूचर कंजम्पशन को कहीं ना कहीं आप देख सकते हो रिस्क में रखता है, क्योंकि इनइक्वालिटीज हमारे यहाँ पर बहुत इंक्रीज हो गई है। आप देख सकते हो एम्प्लॉयज़ की जो कॉस्ट है वो एग्रेसिवली कट की गई है, ठीक है। इसमें आप यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि NCAER बिजनेस एक्सपेक्टेशन सर्वे के अकॉर्डिंग अगर देखें तो फर्म्स ने टेम्परेरी वर्कर्स को फायर करना बहुत इजी समझा, उनको सबसे पहले टर्मिनेट किया है। परमानेंट वर्कर्स को तो चलो फिर भी रख लिया क्योंकि हाँ चलो ठीक है उनके पास स्किल है, बट टेम्परेरी वर्कर्स जो इनफॉर्मल वर्कर्स हो गए एक तरीके से, उनको फायर करने में एक मिनट भी नहीं सोचा गया है। तो इससे क्या हो गया, वही कंजम्पशन पे असर आएगा कि नहीं, ये भी एक अपने आप में कंसर्न है। यहाँ से राइटर जो है कि एक क्लियर कंसर्न इनइक्वालिटी का रहा है। और ग्लोबली भी अगर देखा जाए ना तो इंडिया का हाल ही ऐसा नहीं है। इंडिया में तो फिर भी इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। यूके यूएस में तो गिनी कोफिशिएंट जो कि 1985 से लेके 2013 तक का OECD जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक कार्टल है, एक ग्रुप है, उनका हिसाब से ये बताया गया है कि यूएस और यूके में
देखें तो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज में से हैं ये। जबकि इंडिया का डेटा अगर देखें तो माना कि थोड़ा सा इंडिकेशन आता है इनइक्वालिटी का, बट इतना ज़्यादा वर्स भी नहीं है जितना यूएस और यूके के अंदर इनइक्वालिटीज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या हो जाता है कि इनइक्वालिटीज़ को हमारी गवर्नमेंट कैसे जैसे करके ख़त्म करने की कोशिश करती है, जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, या फिर आप देख सकते हो पेंशन स्कीम के अंडर में सीधा अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना, या फिर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, नरेगा वाली स्कीम हो गई, तो वो क्या है, एक तरीके से सपोर्ट ट्रांसफ़र प्रोवाइड किया जा रहा है जो एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं, या फिर जो लोग रिवर्स माइग्रेट करके गए हुए हैं गाँव में, उनको वहीं पर रिटेन करना। यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो जाता है कि हम एक चीज़ को समझे, इसको आप नोट डाउन कर लेना कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो ICOR ये क्या होता है। ठीक है, इसमें नाम से पता पड़ रहा है आपको कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कितना कैपिटल, कितना मशीनरी या कितना पैसा लगाना पड़ रहा है। ये क्या है, अभी प्रीवियस ईयर्स में इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये भी अपने आप में एक कंसर्न है। ICOR की अगर आप बात करें तो जितना ये कम होता है उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंटली फंक्शनिंग होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, 2016-17 में देखें तो ICOR इंडिया में जो है वो 3.8 था, तो वो 2018-19 में बढ़ के कितना हो गया 3.8, और 2019-20 में कितना हो गया 6.9। तो इंक्रीमेंटल है ना, तो एक यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कैपिटल ज़्यादा लगानी पड़ रही है आज के, और 2019-20 में और भी ज़्यादा लगानी पड़ी। तो आप कह सकते हो कि इंडियन इकोनॉमी थोड़ी सी इनएफिशिएंट होती हुई चली जा रही है। ICOR है उसकी तो वैल्यू कम से कम रहनी चाहिए। यहाँ पर अनफेयर बिल्कुल भी नहीं होगा जब RBI को हम प्रेज करें, क्योंकि RBI ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। चाहे माना कि आप कह सकते हो कि फिस्कल पॉलिसी ने लगातार अपनी तरफ से बहुत कुछ करने की कोशिश की है, और मॉनेटरी पॉलिसी कहीं ना कहीं टाइट रखी है RBI ने, बट फिर भी आप देखोगे क्रेडिट अवेलेबिलिटी हो गई, लोन को रिस्ट्रक्चर करना हो गया, इवन यहाँ तक इंश्योर कर दिया कि भाई लिक्विडिटी की कमी की वजह से तो कम से कम आप बैंकरप्ट मत बनो, इंसॉल्वेंट मत बनो। कहने का मतलब कि भाई अगर आप यही कहो कि भाई हमारा माल बिक ही नहीं रहा है, उसके बेसिस पे तो एटलीस्ट ये मत बोलो कि आप लोन चुका नहीं पा रहे हो। आपकी जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर मेंटेन करने में RBI ने हर तरीके की कोशिश की है। यहाँ पर जो बोला हुआ ना, डॉन्ड मैनी हैट्स, बहुत सारे अलग अलग तरीके की हैट्स पहनी है RBI ने, और जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी उनको फुलफिल किया, इवन एक्स्ट्रा किया है इस क्राइसिस को टैकल करने में। अब बात ये आ जाती है कि ये जो पूरी सिस्टम अभी जो चल रहा है अभी करंटली, कि पॉलिसी अडॉप्शन भी किया गया है, रिफॉर्म्स भी लाए गए हैं बहुत सारे, तो थोड़ा सा रिलैक्सिंग है फैक्टर कि चलो ठीक है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने RBI ने मिलकर के अनकन्वेंशनल वेज में जाकर के भी प्रोएक्टिव अप्रोच के बेसिस पे भी ये पूरी एक्टिविटीज़ या इकोनॉमी को हमारी को पूरी ट्रैक पे लाने की कोशिश की जा रही है। तो एक्सपेक्टेशन तो ये है कि थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में भी नंबर्स हैं वो थोड़े से पॉजिटिवली सरप्राइजिंग रहेंगे, बट डिपेंड ये करता है कि इन्फेक्शन अब कितने आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वैक्सीनेटर चैलेंज। इसमें ज़्यादा कुछ देखने वाली बात है नहीं, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकाल के निकालूंगा। एक तो देखो लॉजिस्टिक इशू है थोड़ा सा, ठीक है, उस लॉजिस्टिक इशू को टैकल करने की ज़रूरत है, जिसमें कोल्ड चेन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको पता है वैक्सीन जो डेवलप हो रहे हैं वो मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे के ऊपर इनको रखा जा रहा है। ठीक है, बट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अच्छे से काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम ये हो कि हाँ 2-4 डिग्री सेंटीग्रेड या 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड तक वैक्सीन को प्रिजर्व रखा जा सके। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पर रिमोट एरियाज़ में, जब मान लो आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली से अगर वैक्सीन्स को भेजा जाए हरियाणा के रिमोट हिंटरलैंड में या फिर यूपी के हिंटरलैंड रीजन में, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कितना टाइम लग जाएगा। तो वैसी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, कोल्ड चेन डेवलप करना पड़ेगा, जिससे कि वो वैक्सीन्स को प्रिजर्व किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। इसमें आप देख सकते हो
कि प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले तो देखो गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के बाद में फिर प्राइवेट सेक्टर, फिर ये दोनों मिलकर के काम कर सकते हैं। तो इसके लिए फिक्की और सीआईआई के साथ में भी डायलॉग्स चल रहे हैं गवर्नमेंट के एस्टैब्लिशमेंट्स के। तो एक कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म तैयार किया जा सकता है डिफरेंट लेवल्स पे, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर अपनी एक्सपर्टाइज का एक यूटिलाइजेशन प्रोवाइड कर सकता है, जिससे कि टारगेटेड इनोक्यूलेशन किया जा सकता है। और आप इसमें देखोगे कि किस तरीके से किसको कितना मतलब वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहला टारगेट किया जा रहा है हेल्थ वर्कर्स को, 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को। फिर 30 करोड़ लोगों का टारगेट किया हुआ है सितंबर 2021 आते आते हैं। तो आप देखते हो कि अभी हमारे जैसे ही कोविड-19 आउटब्रेक हुआ, तो जितना यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में वर्कफोर्स लगी हुई थी, उसको क्या कर दिया था, सबको कोविड-19 में डाइवर्ट कर दिया। नहीं, जिसकी वजह से क्या हुआ, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी कहीं ना कहीं डिसरप्शन का सामना करता हुआ दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि एक प्रॉपर वर्क फोर्स डेवलप की जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, और उसके बेसिस पे फिर आप एक सपोर्टिव मैनर में फिर लोगों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाले जो लोग हैं उन्हीं को आप ओवरबर्डन कर रहे हो। उनके साथ साथ में आपको एक वर्कफोर्स अलग से भी क्रिएट करनी पड़ेगी, जिससे क्या है कि ऑलरेडी जो ऑन गोइंग इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जिसमें छोटे बच्चों को वैक्सीन दिए जाते हैं, उस पर कोई असर ना आए। साथ में आप देखोगे मॉनिटर करने की ज़रूरत है बेनिफिशियरी डेटा को, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, हमें कोल्ड चेन को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। इंश्योर करना ज़रूरी है कि कैसे भी करके एक स्मूथ सप्लाई हो सिरिंजेस की, और जो वायल्स होते हैं, ग्लास वायल्स, जो छोटी शीशियाँ होती हैं जिनमें वैक्सीन को स्टोर किया जाता है, उनके प्रोडक्शन में कोई कमी ना आए। ठीक है, तो इस तरीके से ये आर्टिकल में मोटी मोटी चीज़ें मैंने बता दी। एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होना चाहिए, रिपोर्टिंग होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा आर्टिकल, आप एक इस पर रीडिंग ज़रूर मारना। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, आपको एक सीक्वेंस समझ में आएगी कि कैसे एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह आप पेंडेमिक को टैकल कर सकते हो जब भी कोई प्रॉब्लम आए। और हो सकता है केस स्टडी आ जाए, एथिक्स में कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी अब की बार। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है जस्टिस ऑन ट्रायल। ये आर्टिकल लिखा हुआ है नितिका खेतान के द्वारा, कि जैसे ही अर्नब गोस्वामी को स्पीडी ट्रायल ग्रांट हो गई, मतलब सॉरी बेल, तो आप देखोगे बहुत से लोग जिनको अभी भी आप देख सकते हो जस्टिस की एक्सेसिबिलिटी अवेलेबल नहीं है, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं अटेंशन देना ज़रूरी हो जाता है। अगर 2019 के फिगर्स की बात करें जो कि बहुत लेटेस्ट हैं, तो एक लगभग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली 69% जो जेल में रखे हुए जो लोग हैं, इनमेट्स हैं या अंडर जो इन प्रिजन पर्सन हैं, उनमें आप देखोगे उनको अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है कि वो गिल्टी हैं। कहने का मतलब केवल और केवल उनको एक ये कि हाँ चलो ठीक है, शक का है इन पे दायरा, तो इस वजह से इनको जेल में डाल दो। उनका अभी तक कन्विक्शन नहीं हुआ है। एक पर्सन को आप उसकी लिबर्टीज से डिप्राइव कर रहे हो, लिबर्टीज से दूर कर रहे हो, तो ये आप केवल नैरो पर्पजेस को फुलफिल कर रहे हो। कहने का मतलब आपके पास में क्लैरिटी नहीं है कि आप क्यों उनको जेल में रख रहे हो। हमें ज़रूरत है कि उनको कहीं ना कहीं फैसिलिटेट किया जाए। इससे क्या चीज़ सामने आती है कि उन लोगों के पास में इतनी प्रिविलेज या इतनी पावर नहीं है जिससे कि वो जो विटनेस है या फिर जो भी एविडेंसेस हैं उनको टेम्पर कर सके अपने हिसाब से, या फिर एब्सकॉन्ड कर सकें, अपने हिसाब से ढाल सके। बस इसी की कमी की वजह से तो वो जेल में है ना, तभी वो ना तो कन्विक्ट हो पा रहे हैं, ना तो जुडिशरी उनको कन्विक्ट कर रही है, या फिर हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना वीक है कि वो उनको कन्विक्ट कर पा रहा है, और ना ही उनको छोड़ पा रहे हैं क्योंकि वो कैपेबल नहीं है टेम्परिंग के लिए। तो यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि एग्जिस्टिंग जो बेल रिजीम है ना, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा लेजिटिमेट कंसर्न को राइज करता हुआ शो कर रहा है यहाँ पर, कि जिन लोगों को अभी जेल में रखा हुआ है, जो लोग इन प्रेजेंट है, उनको आप देखोगे तो जेलों में जस्टिफाइड वे में नहीं रखा जाता, और बहुत ही लंबे समय तक उनको जेल में रहना पड़ता है, जबकि उनका जो कानून, उनका जो केस है वो शायद मतलब उनका जो केस है वो ज़्यादा इतना स्ट्रॉन्ग उनके अगेंस्ट जाता हुआ भी ना दिखाई दे। ठीक है, प्रॉब्लम शुरुआत हो जाती है अरेस्ट करने से। देखो, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 पिलर्स होते हैं। एक तो होती है पुलिस, फिर हो जाती है आपकी जुडिशरी, और फिर हो जाती है जेल्स। ऐसे मिलकर के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो शुरुआत हो जाती है पुलिस से ही, अरेस्ट करना। अब आप देखोगे गवर्नमेंट रिपोर्ट देखें या कोर्ट्स के बहुत सारे डिसीजन देखें,
तो उन्होंने ये बताया कि कई तो बहुत ज़्यादातर तो हमारे यहाँ पे प्रेवलेंस किसकी है, अनलॉफुल और अननेसेसरी अरेस्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली एक डिसीजन दिया कि क्रिमिनल लॉज को चेंज करने की ज़रूरत है, सेफ गार्ड इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर पुलिस को ज़रूरत है कि अगर पुलिस किसी को बुलाए, किसी अक्यूज्ड को, कि भाई आप पुलिस स्टेशन में आओ, और उसको वहाँ पर आते ही अरेस्ट कर लो, जबकि वहाँ पर वो अपनी इच्छा से नहीं आया, पुलिस ने बुलाया तो वो वहाँ पर आया और उसको अरेस्ट कर लिया वहाँ पर। तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं पुलिस को हटना चाहिए। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आएगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। दूसरा बात करें, डिफ़िकल्टी कहाँ पे आ जाती है इन सब पूरी चीज़ों को कंप्लीट करने में, क्योंकि ऑफिशियल्स यहाँ पे क्या करते हैं, अपने हिसाब से अपने मन से ही किसी को बुला लेते हैं। किसी के पे डाउट होता है कि भाई आप पुलिस थाने में आओ, आपको पुलिस को रिपोर्ट करना है, वो रिपोर्ट करने के हिसाब से बड़े कॉन्फिडेंट वे में जाते हैं और वहाँ पर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नहीं इंश्योर की जा पा रही है। दूसरी, आर्बिट्रेरी अरेस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, मतलब पुलिस की मनमानी, खाकी वर्दी की दादागिरी, ये बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आप देखोगे हमारे यहाँ पर एक प्रोविज़न है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जब पुलिस किसी को अरेस्ट कर ले तो स्ट्रेट के सामने ले जा करके उसको प्रोड्यूस करे, और सिर्फ साथ में ये चेक किया जाए कि आगे उसको कस्टडी में रखा जाए या फिर नहीं। तो आप ये सीरीज ही देख पाओगे कि बहुत सारे जजमेंट हैं। कैटाना का मतलब होता है सीरीज एक तरीके का, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि बहुत सारे जजमेंट आए हैं जिनमें ये कहा है कि मजिस्ट्रेट जो है वो केवल और केवल पुलिस की कही हुई बातों पे ना रिलाय करे कि हाँ भाई इसको आगे जेल में रखना चाहिए कस्टडी में या फिर नहीं। उसके लिए ज़रूरत है कि एक एक्सटेंडेड मैकेनिकली सिस्टम रिफॉर्म किया जाए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप केवल पुलिस की कही हुई बातों पे ही रिलाय करोगे तो फिर बाद में मजिस्ट्रेट का रोल ही क्या रह गया, एविडेंसेस बेस्ड होना चाहिए काम, ठीक है। ये चीज़ हमने बहुत बार देखी है कि हमारे यहाँ पर जो पुलिस का सिस्टम है या फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो डिपेंड किस पे करता है, थर्ड डिग्री टॉर्चर पे। मतलब जो अक्यूज्ड है उसी से कहीं ना कहीं उगलवाने की कोशिश की जाती है। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो FBI की या हॉलीवुड मूवीज़ अगर आप देखते हो तो वो जो इंडिविजुअल उसको हरेस नहीं करते हैं, वो लोग देखते हैं एविडेंस कहाँ से क्या मिल रहे हैं, जिसके बेसिस पे वहाँ पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम काम करता है। तो वो चीज़ हमारे यहाँ पर आनी चाहिए। जब अरेस्टी का मतलब जो अरेस्ट हो चुका है उसको लाया जाता है तो आप देखोगे तो उसको बेल मिलना या फिर उसको रिलीफ मिलना वो डिपेंड किस पे करता है कि उसके पास में कितनी एक्सेसिबिलिटी है, वो कितना प्रिविलेज्ड है। जैसे अर्नब गोस्वामी का यहाँ पे आर्टिकल में एग्जांपल दिया तो आते ही उनके पास में एक्सेसिबिलिटी थी, वो प्रिविलेज सेक्शन से थे, वो बड़े से बड़े लॉयर को वो अप्रोच कर सकते थे क्योंकि उनको लोअर कोर्ट ने डिनाई कर दिया था बेल, फिर हायर कोर्ट ने भी डिनाई कर दिया, तब जाके वो सुप्रीम कोर्ट गए, फिर उनको बेल मिली। तो इस तरीके की फैसिलिटी क्या हर एक इंडिविजुअल को है जो कस्टडी में है। तो यहाँ पर आप देखो कि जिन इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में चार्जशीट भी डिक्लेयर नहीं हुई है उनको भी जेल में रखा जा रहा है। यहाँ पर राइटर मुस्लिम्स, दलित्स, आदिवासीज इनके लिए बता रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा जेल में रहते हैं, इनको मौका ही नहीं मिलता। इनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में अगर देखो तो जेल में ज़्यादा लोग मिलते हैं एज कंपेयर टू जो मेजॉरिटी है। यहाँ पर राइटर ये बोलना चाह रहे हैं। अगर हम देखें कुछ कानून ऐसे होते हैं, एक सेकेंड, हाँ ये जो वर्ड आ रहा है ना इनकर्सरेटेड, इसका मतलब होता है इम्प्रिजन्ड, ठीक है। जो जेल में है उनको इनकर्सरेटेड, ठीक है। तो आप देखोगे हमारे यहाँ पर कुछ कानून ऐसे हैं जिन पे आप देखोगे उनमें बेल मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर राइटर एग्जांपल देना चाह रहे हैं कि ड्रग्स से रिलेटेड या फिर टेररिज्म से रिलेटेड जो भी हमारे लॉज हैं वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई रहती है, स्पेशल रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई रहती है बेल्स पे। जबकि नॉर्मल जो है कोई भी और केस की वजह से, कोई और इशू की वजह से अगर कोई जेल में है तो उनको थोड़ा सा फिर भी रिलैक्सेशन मिल जाती है। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर कस्टडी में रखना एक नॉर्मल सा एक ट्रेंड सा बन चुका है, और जब सिचुएशन आ जाए ड्रग और टेरर रिलेटेड क्राइम्स को लेकर के टैकल करने की तो वहाँ पर आप देख सकते हो ड्रैकोनियन रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं और उनको जस्टिफाई भी किया जाता है कि ये एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। तो ये जो आप देखोगे सीरियसनेस को देखो
दूसरा आप एलिगेशन क्या लगाया उसको देखो। तो ये अपने आप में बेल के मींस में आप देखोगे तो प्राइमरी कंसिडरेशन होते हैं। इनको देखा जाता है कि किस बेसिस पे वो जेल में है, कोई टेरर एक्टिविटी करके आया है या फिर कोई ड्रग के नाम पे आया है, तो उस चीज़ को कंसिडर किया जाता है। फिर उसके अलावा आप देखोगे जब प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी अपना काम करती रहती है तो वो केवल और केवल इस चीज़ पे ध्यान देती है कि वो पनिशमेंट कितने सालों तक मिल रही है, ये नहीं कि पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर वे में किया जाए। फाइनली यहाँ पर आज इंपॉर्टेंट चीज़ राइटर एक चीज़ और ड्रॉ करना चाह रहे हैं यहाँ पर हमारा अटेंशन, वो ये कि कोर्ट जो है वो बेल को देने से पहले क्या क्या चीज़ों पे देखता है, उनमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, उनमें भी बहुत सारे इम्पेडिमेंट्स हैं। बहुत सारे जुडिशियल डिसीजन आए हैं और जुडिशरी ने बार बार डेप्रिकेट किया है। डेप्रिकेट का मतलब होता है एक एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल दिया है कि आप किसी भी अक्यूज्ड को रिलीज करो या बेल दो तो उसमें आप इस चीज़ पे क्यों रिलाई करते हो कि वो अपनी श्योरिटी अश्योर करे, जबकि हम देख सकते हैं जो एक नॉर्मल गरीब परिवार से बिलोंग करने वाला जो बंदा है, आदिवासी इलाके से जो बंदा आता है, उसको आपने, बंदा या बंदी, उसको अरेस्ट किया है आपने, तो उसके पास में कहाँ से श्योरिटी देने के लिए एक्सेसिबिलिटी रहेगी? लॉयर कहाँ से हायर करेगा? वो कहाँ से कॉन्फिडेंस लाएगा आपकी जुडिशरी में या फिर हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में? तो यहाँ पर हाई पावर्ड कमेटी भी स्टैब्लिश की जा चुकी है, ठीक है, दिल्ली में, और उन्होंने ये बोला कि लॉकडाउन के टाइम पर बहुत सारे लोग जो हैं अगर जेलों में भरे रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर 130% तक पोजीशन है। आप देखोगे अगर 100 जनों की रहने की व्यवस्था है हमारे जेलों में तो 114-130 जने रह रहे हैं वहाँ पे। तो पेंडेमिक के टाइम पे तो सोशल डिस्टेंसिंग का आया था इशू, तो वो चीज़ आप देखोगे तो उस टाइम पर बहुत सारे लोगों को बेल देने की बात की गई थी और उसके लिए दिल्ली में प्रिजन्स को डीकंजेस्ट करने के लिए, खाली करने के लिए या स्पेस बनाने के लिए एक कमेटी स्टैब्लिश की थी। और उन्होंने बोला कि आप जो प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज करो। और जब रिलीज की बात आई तो बहुत सारे ऐसे प्रिजनर्स थे जो जेल से इसलिए फ्री नहीं हो पाए क्योंकि उनके पास में श्योरिटी वाली कंडीशन नहीं थी, क्योंकि उनको डिफेंड करने वाला नहीं था, कोई उनके फेवर में बोलने वाला नहीं था। इसलिए तो यहाँ पर ज़रूरत है कि जो भी अंडर प्रिविलेज सेक्शन है उन पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। हाई कोर्ट ने एक वन टाइम ऑर्डर भी पास किया था कि जो श्योरिटी कंडीशन है आप उसको एक बार छोड़ो, पेंडेमिक को टैकल करना है तो एक बार इनको छोड़ो। पर पॉइंट ये आ जाता है कि हाई कोर्ट का ये जो बात है बेल देना, ये क्या लगातार इसी तरीके से चलेगा? ये तो केवल एक सिंगल टाइम है जब पेंडेमिक है, उस टाइम पे तो ज़रूरत है हमें रिफॉर्म्स लाने की। अगर हमें वाकई में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इफेक्टिव बनाना है तो इस चीज़ के लिए हमें काम करना ही पड़ेगा। यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट लॉज की बात कर रहे हैं, एक तो ड्रग रिलेटेड ऑफेंस लॉ 1994, एक एंटी टेरर लॉ 1996। तो कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि अगर जहाँ जहाँ पर भी स्पीडी ट्रायल्स पॉसिबल नहीं है तो आप देख सकते हो अगर उनको स्पीडी ट्रायल भी नहीं हो रही तो कमी किसकी आ रही है भाई? जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की है ना, कि आप जल्दी से किसी की ट्रायल नहीं कर रहे हो, प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही है और उसको बेल भी टाइम पे नहीं दे रहे हो, तो वो तो आर्टिकल 21 के अगेंस्ट हो गया ना। तो ये चीज़ है ना, इसको सही करने की ज़रूरत है। दोनों केसेस में एक चीज़ बोल दिया कि अभी जैसे ही कोर्ट ने वन टाइम ऑर्डर पास किए तो डायरेक्ट कर दिया कि भाई अंडर ट्रायल्स को आप रिलीज़ कर दो, क्लैरिफाई कर दो कि आने वाले टाइम पर ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगी। बट आप देखोगे 1996 का एक और डिसीजन है दिल्ली हाई कोर्ट का, तो उन्होंने जो कोर्ट कमिश्नर था उसको कहा कि भाई इन्वेस्टिगेट करो बैकग्राउंड को कि प्रिजनर क्या वाकई में अपनी श्योरिटी इंश्योर करने में कैपेबल है या फिर नहीं। तो पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि भाई हमारे पास में वर्डिक्ट्स तो बहुत हैं, सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी ने बहुत सारी गाइडेंस दी है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सही से काम करने के लिए, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है? प्रॉब्लम आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन पे, कि भाई जो लोग अपनी श्योरिटी अपनी खुद की कहते हैं ना कि हाँ हम परेशान। तो यहाँ पर बात इंपॉर्टेंट जो निकल के आती है वो यही कि जिन प्रिजनर्स के पास में कैपेबिलिटी नहीं है या फिर वो अपने आप की श्योरिटी नहीं शो कर सकते हैं तो आप उनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करो बेल की कंडीशंस में। बट पॉइंट ये आता है कि आप फंडामेंटल इश्यूज़ को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है बेल से रिलेटेड, ठीक है। एक सिस्टमेटिक चेंज लाने की ज़रूरत है कि कैसे भी करके इन सारे प्रॉब्लम्स को रियकर होने से रोका जा सके। हमारे यहाँ पर
जो आप देखोगे जो रिजीम अभी चल रहा है, जो डेली रियलिटी है, वो कहीं ना कहीं हॉरिफाई भी करती है एक इंडिविजुअल को, तो नंब भी करती है। नंब का मतलब कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से डेप्रिवेशन दिखाई दिया जा रहा है, कि लोग जो खुद फील करना चाह रहे हैं कि हाँ वाकई में रिफॉर्म आना चाहिए या फिर हम हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे रिलाई कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डाउन होता चला जाता है। तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।